गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लॉ मास्टर क्लासेस। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपके प्री पर्पस से, मेंस पर्पस से और इंटरव्यू तक के पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है आपका, इसको हिंदी में बोला जाता है मृत्युकालिक कथन। ये आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपके डील किया गया है। तो हमारे टॉपिक पे चलने से पहले जो है हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं सेक्शन 32 के और डाइंग डिक्लेरेशन के। सेक्शन 32 जो है आपका, वो बताता है कि कौन सी ऐसे सर्कमस्टेंस होंगे या कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसके अंदर वो विटनेस, वो गवाह जो कोर्ट में नहीं आ सकता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, या किसी भी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, मृत्यु या फिर किसी भी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ सकता है, उन स्थिति में जो है उसके द्वारा की बोली गई हुई कोई बात, उसके द्वारा दिया गया हुआ कोई एविडेंस, हालांकि वो खुद कोर्ट में नहीं आया है, पर उसके द्वारा बोली गई हुई कोई पहले की बात जो है वो कब एज एन एविडेंस, कब एज ए साक्ष्य उसको यूज किया जा सकता है, ये आपका बताता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 ऐसे 8 सर्कमस्टेंस की बात करता है। तो सेक्शन 32 आपके 8 सब सेक्शन में डिवाइड है। उन्हीं 8 में से जो पहला सब सेक्शन है वो है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 जो है वो आपका है डाइंग डिक्लेरेशन। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन की क्या इसेंशियल्स होनी चाहिए, क्या जरूरत की चीजें फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगी। उसके अलावा हम इसकी जो है एविडेंटरी वैल्यू, मतलब कि इसकी जो प्रमाणिक जो इसकी मूल्य है या साक्ष्य के अंदर इसकी क्या वैल्यू है, उसको हम इसके अंदर डील करेंगे। और हम कुछ जो है तो इसके लगभग 3-4 जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं टाइम डिक्लेरेशन के अंदर कि इसका बेसिस क्या है। बेसिस का मेरा कहने का मतलब ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन को एज एन एविडेंस उसको इतनी रेलेवेंस या उसको इतनी जो मूल्य जो उसको दिया गया है वो देने की वजह क्या है। जनरल रूल अगर आप कभी भी कोर्ट में देखेंगे, चाहे सिविल केस है चाहे क्रिमिनल केस है, जनरल रूल तो यही कहता है कि भाई जो एविडेंस है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उस डॉक्यूमेंट को पेश करिए, अगर विटनेस का एविडेंस है जिसको हम ओरल एविडेंस बोलते हैं, मौखिक एविडेंस बोलते हैं, तो जो विटनेस है आप उसको पेश करिए कोर्ट में। फिर भी उसके अलावा ऐसी कौन सी स्थिति बनी कि डाइंग डिक्लेरेशन, वो व्यक्ति जो कोर्ट में नहीं आ सकता है क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, उस स्थिति उस कंडीशन में भी क्या ऐसी जरूरत पड़ी, कानून को, विधि को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि डाइंग डिक्लेरेशन जैसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के जो वजह है वो दो वजह है। दो वजह क्या है? जो पहला इसकी वजह है वो है हमारा नेसेसिटी रूल। हिंदी में बोले तो जरूरत या आवश्यकता। हिंदी में बोले तो जरूरत या आवश्यकता का नियम। दूसरा जो हमारा रूल है वो है सोलेमनिटी। सोलेमनिटी रूल बोले या हम बोले इसको धार्मिक नियम। दो वजह है जिसपे एविडेंस डाइंग डिक्लेरेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। जो पहली वजह है वो है आपका नेसेसिटी रूल। नेसेसिटी रूल ये बताता है कि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कोर्ट में कि जो केस होता है उसका हमें कोई गवाह नहीं मिलता है, कोई ऐसा विटनेस नहीं होता है जिसने उस इंसिडेंट को या उससे रिलेटेड उसको किसी को उसके बारे में पता हो। किसको पता होता है? या तो पता होता है जो आदमी जिसने वो कार्य किया है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्यूज्ड, या पता होता है विक्टिम को। तो दो लोगों को ही पता होता है कि भाई जिसने वो कार्य किया है या तो उसको पता होता है या पता होता है जो विक्टिम है। इन दोनों को ही पता होता है।
उसके अलावा उस एक्ट के बारे में, उस ट्रांजैक्शन के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता होता है और ना ही कोर्ट के पास ऐसा कोई एविडेंस होता है। उस कंडीशन में कोर्ट जो है एक न्याय सम्मत सोच रखती है। कानून ने एक न्याय सम्मत सोच रखी, जिसको हम बोल सकते हैं जस्टिस की सोच रखते हुए कानून ने ये बोला कि आवश्यकता का नियम हम लगाएंगे। अब न्याय सम्मत सोच है, जस्टिस हर किसी आदमी को मिलना चाहिए, अगर किसी ने कुछ गलत हो किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अब सिर्फ ही सिर्फ कोई तीसरा गवाह नहीं है, इस बेस पे हम किसी को बरी नहीं कर सकते। हम किसी एक्यूज्ड आदमी जिसने कुछ गलत किया है हम उसको माफ नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में जो विक्टिम है, हालांकि वो मर गया है, पर अगर वो मरने से पहले जो है अपनी बात बोल गया है कि उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो मरा है वो विक्टिम बता गया है, तो इस केस में विक्टिम को प्राइम विटनेस मानते हुए, विक्टिम चाहे इकलौता विटनेस है, पर आवश्यकता के नियम के अनुसार उसके जो स्टेटमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर एक्सेप्ट करके या डाइंग डिक्लेरेशन का नाम देके उसकी स्टेटमेंट को जो है केस का रिजल्ट निकाला गया। तो पहला हमारा नियम बना आवश्यकता का नियम, जिसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन जैसा कंसेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। दूसरा हमारा केस बना सोलेमनिटी रूल, हिंदी में बोले तो धार्मिक। धार्मिक नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब वो मरने वाला होता है तो वो हर मोह से, हर तरह के मोह से, हर तरह के लगाव से जो है उसका जो है एक तरह से खत्म हो जाता है। उसकी जो सोच है वो उस मोह के प्रति, लग्जरी के प्रति खत्म हो जाती है। ये धार्मिक नियम कहता है। तो धार्मिक नियम कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो मरने वाला होता है तो उसके मन में जो है किसी भी चीज का लालच, किसी भी चीज का जो मोह है वो खत्म हो चुका होता है। उस समय वो व्यक्ति जो भी बात बोलेगा वो सच बोलेगा। धार्मिक नियम ये बोलता है। तो जो कि कोई भी व्यक्ति जब वो मरने वाला होता है वो सच बोलेगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन भी वही होती है कि जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो मरते समय जो है अपनी बात बोलता है। तो इस नियम के अनुसार, इस जो हमारा धार्मिक नियम है उसके अनुसार या उसको बेस बना के जो है डाइंग डिक्लेरेशन नाम के कंसेप्ट को इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जोड़ा गया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर हम बात करें, जो डाइंग डिक्लेरेशन को लाने की दो वजह रही है, एक आपका नेसेसिटी रूल, आवश्यकता का नियम, एक आपका धार्मिक नियम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सोलेमनिटी रूल। ये जो क्वेश्चन है आपके प्री पर्पस से चाहे इंपॉर्टेंट ना हो, आपके मेंस पर्पस से हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट इंटरव्यू पर्पस से ये आपके क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपके इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस डाइंग डिक्लेरेशन को लाने की आप बेस क्या है। या तो ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है या फिर ये आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि भाई साक्ष्य नियम जो है, जब जो व्यक्ति मर ही चुका है फिर भी उसकी बात को एज ए डाइंग डिक्लेरेशन या फिर उसकी बात को एज एन एविडेंस हम क्यों यूज करते हैं, हम उसको, उसकी कहे हुए कथन को एज एन एविडेंस हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं। तो तब आप जो है ये बात बताएंगे कि सर डाइंग डिक्लेरेशन है और डाइंग डिक्लेरेशन को एज एन एविडेंस यूज करने का ये रूल है या ये बेस बनाया गया है। यहां हमारा टॉपिक खत्म होता है किस चीज का कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन क्यों आया या किस बेस पे हम लेके आए। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया डाइंग डिक्लेरेशन क्या चीज है। हम इसमें दो बातें मेन पढ़ेंगे, एक की डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, एक किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए क्या इसेंशियल या फिर क्या जरूरत की चीजें, जरूरत की कंडीशन उसको फुलफिल करनी है। तो जो पहला हमारा बात पे आते हैं हम मीनिंग पे। किस पे आएंगे अब हम, पहले हम आ जाते हैं मीनिंग पे। अगर हम मीनिंग की बात करें तो बुकिश लैंग्वेज को हमें रटने की जरूरत नहीं है। मीनिंग के लिए बड़ा सिंपल सा हम इसके लिए तरीका बनाएंगे, कौन, कब, क्या, ये तीन जो वर्ड है इसके हम आंसर निकालेंगे और ये हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब बन जाएगा। पहला हमारा आता है कौन। कौन का मतलब स्टेटमेंट कौन व्यक्ति बोलता है, कौन सा आदमी की ये बोली हुई बात होनी चाहिए। दूसरी बात कब वो ये बात बोलता है। तीसरी बात उसकी स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट के अंदर वो क्या बोलता है। तो हम क्या देखते हैं, कब, वो पहले हम आ जाते हैं कब पे। कब
कब के बारे में ये बोला गया है? जब भी किसी व्यक्ति की डेथ जो है, उस व्यक्ति की डेथ या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु बोले हैं हम हिंदी में, जब भी किसी व्यक्ति की डेथ क्वेश्चन में है कि भाई उसकी डेथ किस वजह से हुई, ठीक है, स्टेटमेंट उस व्यक्ति द्वारा बोली हुई बात जो मर चुका है और जिसकी डेथ क्वेश्चन में है, और क्या क्या बात बोली होनी चाहिए कि भैया कोज या वजह या सरकमस्टेंस जिसमें उसकी डेथ हुई है। तो ये 3 बातों का आंसर हम निकाल लेंगे और हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब आ जाएगा 1 2 3। कौन, कब, क्या। कब मतलब जब भी किसी व्यक्ति की डेथ क्वेश्चन में है, मतलब मृत्यु क्वेश्चन में है, जिस व्यक्ति की डेथ या मृत्यु क्वेश्चन में है उस व्यक्ति द्वारा दी गई स्टेटमेंट, उसी व्यक्ति द्वारा दी गई स्टेटमेंट कि भाई उसकी डेथ की क्या वजह रही, क्या सरकमस्टेंसेस या फिर क्या पूरी ट्रांजैक्शन हुई जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, वो जो स्टेटमेंट है हमारी डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। तो डाइंग डिक्लेरेशन में क्या चीजें होनी चाहिए? व्हेन डेथ ऑफ ए पर्सन इज इन क्वेश्चन, स्टेटमेंट एज टू द कॉज ऑफ डेथ या फिर ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, वो क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन। हिंदी में बोले, जब भी किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु का जो है, उसकी मृत्यु का अगर सवाल उठता है तो उस व्यक्ति द्वारा, उस संबंधित व्यक्ति द्वारा जिसकी मृत्यु का सवाल उठा है, उसके द्वारा दिया गया कथन कि उसकी डेथ का, उसकी मृत्यु की क्या वजह रही, किन स्थिति में उसकी जो है मृत्यु हुई, वो जो है क्या बोलता है? डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये हमारा हुआ डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब। अब इसके अलावा एक चीज आप और याद रखिएगा, वो ये है कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है ना, वो चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, ये दोनों में एज एन एविडेंस आता है। जस्ट कि भाई हम डाइंग डिक्लेरेशन नाम का वर्ड यूज कर रहे हैं कि भाई मृत्यु से संबंधित है, तो ये मत मान लीजिएगा कि ये सिर्फ क्रिमिनल केस में यूज होता है। ये आपके प्री में क्वेश्चन बहुत बार आएगा। प्री में आपके लगभग हर स्टेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर आया होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन कौन सी प्रोसीडिंग में यूज होता है, सिविल में, क्रिमिनल में या दोनों में। तो आपका आंसर होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन एज एन एविडेंस यूज होता है सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स में। कैसे यूज होता है? देखिए, क्रिमिनल तो आप समझ जाएंगे आसान से कि क्रिमिनल केस में कैसे हुआ। क्वेश्चन उठा कि क्या ए ने बी की मृत्यु की। क्वेश्चन क्या उठा कि क्या ए ने बी की मृत्यु की, तो वहां पे क्वेश्चन क्या उठेगा कि भाई ए ने बी की मृत्यु की, तो कोज ऑफ डेथ ए ने बी की मृत्यु की है। बी मान लीजिए मरने से पहले जो है कोई बात बोल गया कि भाई मैं घर से बाहर निकला, ए मुझे मिला, ए ने जो है मान लो सर पे मेरे डंडा मारा और फिर मैं बेहोश हो गया, ये हुआ। तो ये क्या है? बी का स्टेटमेंट एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ, वो आपका एज ए डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट हो गया। ये तो हुआ क्रिमिनल। अब आई सिविल में कब यूज हो सकता है? सिविल का आपको एग्जांपल देता हूं। ए और बी दो लोग हैं, थोड़ा इसको लिख ही देते हैं अपने सिविल वाले को। सिविल में एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है, ठीक है। बी की प्रॉपर्टी है एक्स। ए जो है इस प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है किस बेस पे? विल के बेस पे क्लेम करता है। सक्सेशन किसने दी? बी के फादर ने। तो क्या बात हुई? ए एक पार्टी है, बी एक पार्टी है। ए जो है बी की प्रॉपर्टी है एक्स, जो बी की पोजेशन में है। ए उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है, वो ये कहता है कि साहब बी के जो फादर है ना, उसने विल के अंदर मेरे को प्रॉपर्टी दी है। अब विल को एग्जीक्यूट होने के लिए बी के फादर का मरना जरूरी है, ठीक है। अब सीन ये होता है कि बी ये कहता है कि साहब, जो ये कह रहे हैं ना कि बी कहता है कि साहब, जो ये कह रहे हैं ना कि मेरे फादर की मृत्यु हो गई है, तो मेरे फादर की मृत्यु नहीं हुई है। वो भी क्या कहता है कि मेरे फादर की मृत्यु ही नहीं हुई है, वो तो जी अभी कहीं घर बाहर गए हुए हैं, या फिर उन्होंने ये सब जो मोह माया की बातें छोड़ दी हैं, और वो तो जी हरिद्वार चले गए या हिमालय चले गए।
ठीक है। अब बी ने ये बात बोल दी तो क्वेश्चन क्या उठा कि भाई ए ने कहा कि मृत्यु हो गई, बी ने कहा कि मृत्यु नहीं हुई। क्वेश्चन उठा बी के फादर की डेथ का। अब क्वेश्चन उठा बी के फादर की डेथ का। अब यहां पर बी के फादर की डेथ का क्वेश्चन उठा कि भाई बी के फादर की डेथ हुई है या नहीं हुई है। यहां पर अगर कोई स्टेटमेंट है बी के फादर द्वारा, बी के फादर द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट है कि वो मरने से पहले किसी को कोई बात बोल गए अपने डेथ की वजह का, वो एज एन एविडेंस लिया जा सकता है। केस तो सिविल है पर एज एन एविडेंस तो लिया जा सकता है यहाँ पे। तो ये जो है एज एन एविडेंस आपके सिविल में भी यूज हो सकता है। तो चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, डाइंग डिक्लेरेशन आपके दोनों ही केसेस में एज एन एविडेंस यूज होता है और एज एन एविडेंस रेलेवेंट होता है। सिर्फ नाम डाइंग डिक्लेरेशन समझ के ये मत मान लेना कि ये सिर्फ क्रिमिनल में लगेगा, ये आपका क्रिमिनल और सिविल दोनों में लगेगा। हालांकि ज्यादातर केसेस में लगता क्रिमिनल में है बट ये क्रिमिनल और सिविल में दोनों में लगता है। ये हुआ हमारा मीनिंग किसका, डाइंग डिक्लेरेशन का। अब हम आते हैं इसेंशियल्स पे। किस पे, अब हम आते हैं हमारे इसेंशियल्स पे। इसेंशियल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग भी आपके इंपॉर्टेंट था, मीनिंग आपके प्री पर्पस से चाहे इतना इंपॉर्टेंट ना हो पर मीनिंग आपके मेंस के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, उसके अलावा उसकी एविडेंटरी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो इसेंशियल में हम आते हैं। इसेंशियल जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्पस से। आप जब राजस्थान जुडिशरी का मेंस लिखेंगे तो उसमें 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन में क्या है, आपके जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दे दी और आपको ये बोला हो कि बताइए कि क्या वो उसकी एज ए जो स्टेटमेंट है, मान लीजिए कोई भी पर्सन है उसकी स्टेटमेंट जो है वो एज ए रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो किस वजह से एज ए टाइम डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगी, नहीं है तो वो बताइए किस वजह से नहीं है। वहां पे आपको इसेंशियल्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन में कन्वर्ट होने के लिए उसकी क्या इसेंशियल्स होनी चाहिए। अब इसेंशियल की जो है हम बनाते हैं ट्रिक। ट्रिक से पहले एक सिंपल सा सवाल पूछ लेते हैं कि भाई कोई भी बैंक अकाउंट होता है उसमें अब मैं एफडी बोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, और हम क्या बोल सकते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एक हम खोल सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक हम खोल सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये बन गया हमारा एफडी, ये बन गया हमारा आरडी। ठीक है, इसी से हमारी ट्रिक बनती है। एक आदमी है जिसने बैंक में करवाई थी एफडी, बैंक ने उस एफडी को बदल दिया किसमें, आरडी में। किसमें बदल दिया, आरडी में। अब वो जाता है बैंक में और बैंक से पूछता है, क्या पूछता है बैंक से, मेरी एफडी क्यों की आरडी में। एफ डी, अब हमारा वर्ड हम इसमें से अल्फाबेट निकाल लेते हैं हमारे। एफ डी, क्यू मीन्स क्यू, टी सी, टी के से भी बना देते हैं, अपने सी से बना देंगे, आर डी। मेरी एफ डी क्यू की आर डी में। स्टेटमेंट कहां कहां से निकलेगा, एफ से, डी से, क्यू का हम क्यू निकाल लेंगे, की जो है हम के से ना लिख के सी से लिखेंगे, आर डी। आर डी में हम आर और डी सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये अल्फाबेट आप याद रख लीजिएगा। अब अपने इस अल्फाबेट से इसेंशियल बनाएंगे। तो यही लिखे रहने देते हैं, सेम टू सेम हम यहाँ लिख देंगे, एफ डी क्यू टी आर। ये डी हम इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम डी यहां यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, एफ डी क्यू सी, आर को अपने ऊपर ही लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं आर। ठीक है, एफ से हमारा बना फॉर्म, हिंदी में बोले तो इसका प्रारूप क्या होगा। डी से मतलब डाई,
मृत्यु। क्यू से मतलब क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, जो वहां केस है उसमें क्या क्वेश्चन में होना चाहिए। सी से मतलब कंप्लीट। आर से मतलब रिलेटेड, जो स्टेटमेंट दे रहा है वो किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए, हिंदी में बोले तो संबंधित। तो क्या क्या बनी हमारी ट्रिक। एफ से फॉर्म, डी से डाई। फॉर्म क्या कहता है, फॉर्म में ये कहता है कि भाई जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किस प्रारूप में हो सकती है, वो किस फॉर्म में हो सकती है। डी का मतलब डाई। डाई का मतलब यहाँ ये है कि जो व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर वो बच जाता है तो वही वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगी। फिर आ जाइए क्यू, क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई स्टेटमेंट जो केस है, जिस भी केस में डाइंग डिक्लेरेशन यूज हो रहा है उस केस में क्वेश्चन किस चीज का होना चाहिए। क्वेश्चन होना चाहिए कॉज ऑफ डेथ, कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है उसकी कॉज ऑफ डेथ, उसके मरने की वजह जो है वो क्वेश्चन में होनी चाहिए। अगर मरने की वजह से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है तो वहां डाइंग डिक्लेरेशन यूज ही नहीं होगी, डाइंग डिक्लेरेशन का एविडेंस रेलेवेंट ही नहीं होगा। ये तो सिंपल सी बात है, जिस चीज पे सवाल ही नहीं उठा उस चीज के बारे में हम एविडेंस क्यों ही लेंगे, कोर्ट क्यों एविडेंस लेगी। फिर आता है कंप्लीट। कंप्लीट ये कहता है कि भाई जो स्टेटमेंट है वो टोटली कंप्लीट होनी चाहिए। अब टोटल कंप्लीट का यहाँ मतलब क्या है, वो जब हम इसको सिंगल बाय सिंगल डील करेंगे तब हम बताएंगे कि टोटल कंप्लीट का मतलब क्या है। आर कहता है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब या संबंधित का मतलब यहाँ ये है कि जो स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको हम एज ए डाइंग डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट जो व्यक्ति बात बोल रहा है, जिस व्यक्ति का जो कथन है उसकी मृत्यु से संबंधित होना चाहिए, किसी और की मृत्यु से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इन डिटेल डील करते हैं। सबसे पहला फॉर्म। फॉर्म जो है, फॉर्म हमारा ये कहता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किसी भी प्रारूप में हो सकती है, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे ओरल हो, चाहे रिटर्न हो, बोल के हो, मौखिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे साइन लैंग्वेज में हो। भाई किसी भी वजह से अगर मान लो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, लिखने की स्थिति में नहीं है, उसने अगर अपने साइन लैंग्वेज से इशारा कर दिया कि भाई इसने मेरी मृत्यु की है, तब भी वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन यूज हो सकता है। ये हुआ हमारा फॉर्म। अब आ जाइए हमारे मरने के बारे में। डाई के बारे में ये कहा गया है कि जो भी डाइंग डिक्लेरेशन, किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए ये सबसे जरूरी है कि जो व्यक्ति जिसने वो स्टेटमेंट दी है वो व्यक्ति मरना चाहिए। अगर वो व्यक्ति मरता नहीं है, वो बच जाता है, तो उस व्यक्ति की कही हुई स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं रहेगी। हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी और प्रावधान में वो स्टेटमेंट एज एन एविडेंस यूज हो रही है, अलग मैटर है। पर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन के अंदर वो स्टेटमेंट यूज नहीं होगी। तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए जिस व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दी है उसका मरना जरूरी है। और स्टेटमेंट किस व्यक्ति द्वारा दी हुई होनी चाहिए, स्टेटमेंट दी होनी चाहिए उस व्यक्ति द्वारा जिसकी मृत्यु सवालों के घेरे में है, जिसकी मृत्यु से संबंधित सवाल उठा है, उसी व्यक्ति द्वारा स्टेटमेंट दी होनी चाहिए। अब आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के बारे में ये बात बोली गई है कि केस के अंदर क्वेश्चन उठना चाहिए कॉज ऑफ डेथ का। ये केस में सवाल उठना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी स्टेटमेंट हम एज एन डाइंग डिक्लेरेशन ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ की, मृत्यु की क्या वजह है। जब तक वो क्वेश्चन नहीं उठता तब तक डाइंग डिक्लेरेशन एज एन एविडेंस नहीं यूज किया जाएगा। फिर आता है कंप्लीट। कंप्लीट ये कहता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट मतलब व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है ये नहीं है कि वो बोल सकता है और उसने इतना ही बोल दिया कि जी मेरी तो मृत्यु इसने की है, वो इतनी सी बात बोल गया और मर गया, जैसी बात बोली उसने हाथों हाथ मर गया, तो वो स्टेटमेंट जो है डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर रेलेवेंट नहीं होगी। कोई अनटिल एंड अनलेस आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लें, पर प्रॉपरली फॉर डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कंप्लीट होने के लिए ये है कि व्यक्ति द्वारा दी गई स्टेटमेंट, जो इंसिडेंट हुआ है, मान लीजिए उसकी मृत्यु का सवाल उठा है कि किसी ने उसकी मृत्यु की है,
तो जो स्टेटमेंट है उसके अंदर वो ये भी बताए कि भाई वो क्या उसकी मृत्यु का वजह रही, उसके ऊपर किसने हमला किया, कैसे हमला किया। तो जो मेन पॉइंट्स हैं कि भाई वो घर से बाहर, मान लीजिए अगर घर से बाहर उस पर हमला हुआ तो वो स्टेटमेंट में ये बताए कि भाई वो घर से बाहर निकला, उसके बाद मान लीजिए जो एक्यूज्ड पर्सन है, तो वो जो व्यक्ति है वो आया, उसने इसके सिर पे लाठी मारी, उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो स्टेटमेंट पूरी बताए कि भाई किस वजह से उसकी मृत्यु हुई, कैसे उस पर हमला हुआ, किसने हमला किया। तो जो ये मेन पॉइंट है, जो डब्ल्यू वाले क्वेश्चन है, डब्ल्यू वाले क्वेश्चन हम क्या बोलते हैं, जैसे कि किसने किया, कैसे, क्या, ये 3-4 जो सवाल हैं वो उस स्टेटमेंट के अंदर कवर होने चाहिए, तब जाके ये स्टेटमेंट जो है कंप्लीट मानी जाएगी। जस्ट बिकॉज उसने इतना ही कर दिया कि हाँ भाई मेरी मृत्यु इसने की है, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं बताया, तो वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन यूज नहीं कर सकते हैं आप। फिर आता है आपका कंप्लीट होने के बाद आता है रिलेटेड, संबंधित। रिलेटेड या संबंधित ये बोलता है कि जो व्यक्ति की जो स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि भाई मेरी डेथ किस वजह से हुई है, वो स्टेटमेंट उसी की डेथ से संबंधित होनी चाहिए। व्यक्ति की खुद की डेथ, वो जो स्टेटमेंट है व्यक्ति की खुद की डेथ से संबंधित होनी चाहिए। ये नहीं है कि मरते टाइम वो बात कर रहा है किसी और की मृत्यु की, कि वही उसकी फला कोई फलाना आदमी था उसकी मृत्यु कैसे हुई है, नहीं। आप खुद की मृत्यु की जो वजह है वो अगर स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट है वो आपके किसके किसके मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए, व्यक्ति की खुद की मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए, तब जो है वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में रिलेटेड मानी जाएगी। ठीक है, इसमें अपने केस लॉ भी बात करेंगे, रिलेटेड वाले पे अपने केस लॉ डील करेंगे। ठीक है, फॉर्म पे हम एक केस लॉ डील करेंगे, वो जब हम केस लॉ वाले सेक्शन में जाएंगे तब हम इस पे डील करेंगे। ये हुआ आपका इसेंशियल्स का टॉपिक। ठीक है, इसेंशियल के बाद हमारा आता है, लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाए कि भाई दो केस लॉ इस पे भी डील करने हैं। तो ये हमारा हुआ इसेंशियल। इसेंशियल में आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट किस फॉर्म में हो सकती है। उसके अलावा ये भी बता देता हूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन चाहे उसने पुलिस वाले को दी, चाहे मजिस्ट्रेट को दी, चाहे अपने किसी दोस्त परिवार वाले किसी को भी दी हो, वो रेलेवेंट मानी जाएगी। स्टेटमेंट किसी को भी दी हो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगी। तो फॉर्म, मृत व्यक्ति के मरना जरूरी है, केस के अंदर क्वेश्चन में उसकी खुद की डेथ होनी चाहिए, स्टेटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए और स्टेटमेंट उसकी खुद की मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। ये हमारा हुआ किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए जो इसेंशियल या जो जरूरत की चीजें फुलफिल करनी है, ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है, वो है एविडेंटरी वैल्यू, प्रमाणिक मूल्य। लिख ही देते हैं। वही डाइंग डिक्लेरेशन का प्रमाणिक मूल्य क्या होता है। तो एविडेंस ये आपके डायरेक्ट मेंस में पूछा जाता है। आपके डायरेक्ट मेंस में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, एक्सप्लेन इट्स एविडेंटरी वैल्यू। डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर एक निबंध या एक छोटा सा आंसर लिखिए और उसकी प्रमाणिक मूल्य के बारे में बताइए। एविडेंटरी वैल्यू जो है, ज्यादा हम डील में नहीं जाएंगे, अपने सीधा एक केस लो की बात करते हैं। इसमें आप वो केस लो आपको पता होना चाहिए, उस केस लो के अंदर क्या बातें हुई है वो पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मोर देन इनफ है। पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात जो है 1992 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जो है दी थी डाइंग डिक्लेरेशन की एविडेंटरी वैल्यू को बताने के लिए। इसके अंदर गाइडलाइंस ये दी गई थी, पहली बात ये बोली गई थी कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि डाइंग डिक्लेरेशन ट्रू है और वॉल्यूंटरी है, मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है और व्यक्ति द्वारा खुद ही से दी गई है, किसी ने उसको भड़काया नहीं है, किसी ने उस पर दबाव नहीं बनाया है, तो वो सोल बेसिस बन सकता है किसका, कन्विक्शन का, कन्विक्शन का
सोल बेसिस बन सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे ही कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है किसी को, कोई और एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है, अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सही है और बिना किसी दबाव के दी गई है। एक दूसरी बात, कहीं भी अगर कोर्ट को ये लगता है कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन में कोई गड़बड़ है, कि कोई दबाव है, या एविडेंस बाकी जो है एविडेंस आ रहे हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन से हल्के इधर उधर हैं, तो कोर्ट उस केस के अंदर इसको कॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, कॉर्पोरेट को अगर हम हिंदी में बोले तो पुष्टि कर सकता है। पुष्टि मतलब कोर्ट एविडेंस रिसीव कर सकता है कोई और बाहर से, ये देखने के लिए कि भाई ये जो बात बोली है ये सच है या गलत, झूठ है, तो कोर्ट चाहे तो इसको कॉर्पोरेट भी कर सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि और कोई भी ऐसा एविडेंस है जिसके बेस पे ये लगता है कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन में कोई गड़बड़ है। तो जो पहला रूल है हमें तो वो याद अच्छे से रखना है कि डाइंग डिक्लेरेशन, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे दोष सिद्धि, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, दोष सिद्ध होना। तो हम आपका ये संधि व्यवहार नियम लगाते हुए हम इसको क्या बोलेंगे, कन्विक्शन का मतलब क्या होता है देसी हिंदी भाषा में, दोष सिद्ध होना, तो सीधा हम इसको बोलेंगे दोष सिद्धि। तो दोष सिद्धि के अंदर, दोष सिद्धि में सोल बेसिस, अकेले डाइंग डिक्लेरेशन के बेस के ऊपर ही कन्विक्शन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो ट्रू है और वॉल्यूंटरी है, खुद से किया हुआ है और सही है बिल्कुल। एक बार कहीं भी कोर्ट को अगर लगता है कि डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा भी कोई ऐसा एविडेंस है जिसके बेस पे डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो उस केस के अंदर कोर्ट चाहे तो उसको कॉर्पोरेट भी कर सकता है, मतलब उसकी पुष्टि कर सकता है किसी और एविडेंस द्वारा। तो एविडेंटरी वैल्यू आपकी यही बनती है पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें ये बात बोली गई है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है सोल बेसिस बन सकता है कन्विक्शन का, अगर कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि वो ट्रूली मेड है एंड वॉल्यूंटरी मेड है। ठीक है, तो ये है हमारा एविडेंटरी वैल्यू। एविडेंटरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखना। अब हम आते हैं यहाँ, हमारा डाइंग डिक्लेरेशन तो हमारा यहाँ खत्म होता है। हमने क्या पढ़ा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन की क्या इसेंशियल्स है, किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बनने के लिए क्या जरूरत है, उसके अलावा उसकी एविडेंटरी वैल्यू। आपका प्री मेंस यहाँ से आ जाएगा, प्री में और मेंस में आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके अगर हम प्री में देखें तो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन में है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 32 में नहीं, सेक्शन 32 सब सेक्शन 1, तो ये याद रखना। एक प्री में आपके ये पूछा जा सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन सिविल में यूज होगा, क्रिमिनल में यूज होगा, या दोनों केसेस में यूज हो सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि डाइंग डिक्लेरेशन दोनों केसेस में यूज हो सकता है। उसके अलावा आपके प्री में अगर डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो कोई और, हाँ, लीडिंग केस लॉ पूछे जा सकते हैं कि आपसे केस लॉ लिख दिया जाएगा 4, उसमें से एक केस लॉ डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड होगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन चारों केस में से डाइंग डिक्लेरेशन का केस कौन सा है। तो प्री में तो आपके यही क्वेश्चन बनते हैं। मेंस में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो या तो ये हो सकता है कि जो स्टेटमेंट है आपसे एग्जांपल दे दिया जाएगा और ये बोल दिया जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में रेलेवेंट है या नहीं है, उसके लिए आपको इसेंशियल पता होना चाहिए। एक उसके अलावा जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, उसकी एविडेंटरी वैल्यू बताओ। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप डाइंग डिक्लेरेशन बता दीजिए, उसकी एविडेंटरी वैल्यू बता दीजिए, एक एग्जांपल लिख दीजिए। अब आते हैं हम केस लॉ। केस लॉ आपके आंसर्स को बाकी लोगों से एक एज देने के लिए जो है हमारे केस लॉ काम आएगा। हम इसमें 3-4 केस लॉ की बात करेंगे, जिसमें से एक तो हम बात कर ही चुके हैं, एविडेंटरी वैल्यू का केस लॉ, जो पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, हम फिर भी यहाँ लिख देते हैं, पनीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये हमारा एक। फिर हम इसेंशियल्स में से केस लॉ निकाल लेते हैं, एक हमारा फॉर्म की डाइंग डिक्लेरेशन किस फॉर्म में हो सकती है, उसका केस लॉ है।
फिर उसके बाद जो है हम केस लो जो फॉर्म के अलावा जो हमारा केस लो है वो रिलेटेड, उसके अलावा हमारा एक बहुत लीडिंग केस है जो एक एग्जांपल में आप डाल सकते हैं। एक हमारा केस लॉ बनता है मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन का, ये भी हम अलग से डील करेंगे। तो लगभग हमारे जो टोटल केस है वो 5 है इसमें। पहला हमारा एविडेंटरी वैल्यू का बनता है, ठीक है, पहला हमारा क्या है एविडेंटरी वैल्यू, प्रमाणिक मूल्य इसका क्या होगा, ठीक है। तो जो हम डील कर चुके हैं कि भाई इसका प्रमाणिक मूल्य क्या होता है वो हम इसके बारे में डील कर चुके हैं, कुछ इसमें अलग से नहीं है। प्रमाणिक मूल्य की हम इसमें बात, एक मिनट, ठीक है, हम प्रमाणिक मूल्य की इसमें बात कर चुके हैं कि भाई प्रमाणिक मूल्य इस केस का क्या होता है, वो हम फनी बैन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस हमारा डील हो गया। अब हमारा आता है दूसरा क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। ये हमारा बताता है कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन की फॉर्म क्या हो सकती है। इस केस में, इस केस के फैक्ट ये हुए थे कि एक लड़की थी, ठीक है, जिसकी डेथ क्वेश्चन में थी। तो उस लड़की का जो केस ये हुआ था कि आप ये कह सकते हैं कि उस पर रेप हुआ, ब्रूटल रेप हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो जब वो डेथ बेड पे थी तब वो बोल नहीं सकती थी, उसका गला काट दिया गया था। तो उसने क्या किया, बाय कंडक्ट, अपने इशारे से जो है साइन लैंग्वेज से उसने अपना एविडेंस दिया। तो उस केस में जब उसने इशारे से अपना एविडेंस दिया तो वहां पे जो है उसका डाइंग डिक्लेरेशन एज ए, उसकी स्टेटमेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन ली गई। और किस फॉर्म में ली गई, ना तो वो ओरल फॉर्म था ना रिटन फॉर्म था, वो किस फॉर्म में माना गया, कंडक्ट के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। तो ये था हमारा फॉर्म का केस, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, जिसके अंदर डाइंग डिक्लेरेशन जो है एज ए साइन लैंग्वेज के फॉर्म में एक्सेप्ट की गई। उसके अलावा आता है हमारा तीसरा रतन गोंडा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। रतन गोंडा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है ये हमारा बताता है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर संबंधित। ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन, किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन में होने के लिए वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति की खुद की मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट उसकी खुद की मृत्यु से ना होकर किसी और की मृत्यु कोई और बात पे है तो वो जो स्टेटमेंट जो है वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं होगी। तो किसी भी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए वो स्टेटमेंट व्यक्ति की खुद की मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। किसमें बोला गया, रतन गोंडा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब आता है पक्कल नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है, आपके प्री में डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन। केस लो दे दिया जाएगा, ये बोल दिया जाएगा 4 केस लो में से एक केस लो ये होगा कि ये बताइए कि डाइंग डिक्लेरेशन पे रेलेवेंट केस लो कौन सा है इनमें से। वो है पक्कल नारायण स्वामी। सीन ये होता है, एक आदमी होता है जिसकी फाइनेंस कंपनी होती है, लोगों को ब्याज पे पैसा देता है। वो क्या करता है, अपने घर पे कह के जाता है कि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन है उससे पैसा लेने जा रहा हूँ। वो घर से निकलता है, अगले दिन उसकी बॉडी जो है रेलवे ट्रैक पे पाई जाती है। अब यहाँ बात ये होती है कि वो अपनी वाइफ को कह के जाता है। तो कोर्ट उस केस के अंदर जो उसके द्वारा घर से निकलने से पहले जो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई मैं किसी एक्स पर्सन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, कोर्ट ने उस स्टेटमेंट को एज ए डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट माना। कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटमेंट उसके कोज ऑफ डेथ को बताती है कि वो वहां गया होगा और हो सकता है उसकी मृत्यु उसी दौरान हुई हो। तो कोर्ट कहता है कि जो कि वो स्टेटमेंट भी उसके कोज ऑफ डेथ को बताती है और उसके मरने से पहले की स्टेटमेंट है, चाहे वो उसे पता हो कि उसकी मृत्यु होगी चाहे उसे ना पता हो, ये डाइंग डिक्लेरेशन में रेलेवेंट नहीं रखता है। कोर्ट ने कहा कि जो कि वो स्टेटमेंट उसके डेथ की वजह बताती है इसलिए उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। तो पक्कल नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर लीडिंग केस लो है और लीडिंग एग्जाम्पल भी है। अब आता है हमारा कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसको जो है हम थोड़ा
अच्छे से डील करते हैं। ये आपका कई बार मेंस में आ जाता है क्वेश्चन। मेंस में आपके क्वेश्चन ये डायरेक्ट ऐसे आता है कि अगर एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तो कौन सी डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट होगी। उसके लिए हमारे पास जो है वो है कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सीन ये होता है, सास बहू का केस है। केस किसका है? सास बहू का। सास जो है इसमें एक्यूज्ड है, बहू की मृत्यु हुई है। ठीक है, बहू जो है मरने से पहले दो डाइंग डिक्लेरेशन दी गई। एक में तो वो बोल गई कि उसकी जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट की वजह से हुई है। एक दूसरे में वो ये बात बोल गई कि मेरी मृत्यु मेरी सास ने की है। तो सीन ये होता है, सास बहू का केस है। एक स्टेटमेंट में तो बहू ये बोलती है कि जो मेरी मृत्यु है वो एक्सीडेंट का केस है, और एक स्टेटमेंट में वो ये बोलती है कि मेरी मृत्यु मेरी सास ने की है। तो इस केस में कहा गया कि अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है, अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन है तो वह डाइंग डिक्लेरेशन, वह स्टेटमेंट जो केस के अदर एविडेंस, केस के जो बाकी साक्ष्य हैं, केस के जो बाकी सर्कमस्टेंस हैं, बाकी जो स्थिति है, बाकी जो केस के फैक्ट है, जो डाइंग डिक्लेरेशन उसमें फिट बैठती है, हम उस डाइंग डिक्लेरेशन को रेलेवेंटली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दो डाइंग डिक्लेरेशन में से वो डाइंग डिक्लेरेशन जो सर्कमस्टेंस या जिसकी पुष्टि हो जाती है उसे रेलेवेंट मान लेंगे। मतलब कि अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन है तो उसमें से वो एक डाइंग डिक्लेरेशन जो बाकी के फैक्ट, बाकी की सर्कमस्टेंस या फिर जिसकी पुष्टि हो सकती है बाकी किसी और एविडेंस के थ्रू, उसको हम रेलेवेंट मान लेंगे। पर जो हमने फनी बैन वाले में बात पढ़ी थी ना कि डाइंग डिक्लेरेशन के सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन हो सकता है, कोर्ट ने कहा बस इतनी सी बात हो जाएगी कि डाइंग डिक्लेरेशन एलोन, मतलब सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे यहाँ कन्विक्शन नहीं होगी, दोष सिद्धि नहीं होगी। तो दो बातें हो जाएंगी अगर दो डाइंग डिक्लेरेशन आ जाते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन तो रेलेवेंट रहेगा, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं केस में। कौन से को? वो डाइंग डिक्लेरेशन जो बाकी एविडेंस के थ्रू प्रूव होता है, बाकी एविडेंस के थ्रू जिसकी पुष्टि हो जाती है, वो डाइंग डिक्लेरेशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके बेस पे आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। बनी बैन में कहा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे आप कन्विक्शन कर सकते हैं, पर वो तब कहा गया है जब सिर्फ एक डाइंग डिक्लेरेशन हो। यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन दो है, दोनों आपस में अलग अलग हैं, तो उस केस के अंदर आप डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन एज एन एविडेंस यूज हो सकता है, बट आपको कन्विक्शन के लिए और भी एविडेंस की सपोर्ट चाहिए होगी। तो ये है आपका कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके अंदर बोला गया मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन बोल सकते हैं आप, या आप बोल सकते हैं अगर एक से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन हो जाते हैं तो उस केस में या उस स्थिति में कोर्ट क्या करेगी या कोर्ट के पास क्या अधिकार है। तो यहाँ हमारे केस लॉ भी खत्म होते हैं। कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के साथ जो है हमारे केस लॉ खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा हमारा कोई भी जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो हमने सब डील कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा डाइंग डिक्लेरेशन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। हमने डाइंग डिक्लेरेशन में पढ़ा कि डाइंग डिक्लेरेशन को इंडियन एविडेंस एक्ट में लाने की वजह क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, उसकी क्या इसेंशियल्स हैं, उसकी एविडेंटरी वैल्यू या प्रमाणिक स्थिति उसकी क्या है, उसके अलावा उसके केस लॉ जो लीडिंग केस लॉ है। इस और उसके अलावा हमने पढ़ा कि प्री में कैसे पूछा जाएगा। प्री में आपका सेक्शन बेस पूछ सकते हैं, कौन से सेक्शन में बताया गया है। उसके अलावा आपसे लीडिंग केस लॉ पूछ सकते हैं ऑप्शन में। उसके अलावा प्री में आपसे ज्यादा नहीं होगा। मेंस में आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आपसे पूछा जा सकता है डाइंग डिक्लेरेशन लिखो कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन, सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन हो सकता है। आप उसमें बनी बैन वाला केस डालिएगा।
उसके अलावा ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या 2 से ज्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है, तो क्या कोर्ट उसमें से उस केस उस स्थिति में डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेगा, उसमें आप केस डालिएगा कमला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, या फिर आपसे डायरेक्ट 3 नंबर में स्टेटमेंट दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये बताइए कि क्या जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन है या नहीं है, और उस स्टेटमेंट का जो भी आपका आंसर है हाँ या ना उसकी वजह लिखिए। तो इसी के साथ हमारा डाइंग डिक्लेरेशन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, इंडियन एविडेंस एक्ट के, और इसी के साथ हमारा जो है टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, हमें ज्वाइन करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।